जिस तरह चैप्टर 1 के बिना चैप्टर 2 नहीं हो सकता, उसी तरह राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बिना नेशनलिज्म इन इंडिया भी नहीं हो सकता। सर कैसी बातें कर रहे हैं भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। जब भी आप देखते हो कि आपको कहीं आग जलानी है तो उससे पहले कहीं ना कहीं आग मौजूद होती है। माचिस को भी घर्षण करके आपको उससे आग जलानी पड़ती है। इसी तरह से जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वहीं से वो आग निकलकर भारत तक पहुंची। कैसे, ये मैं आपको इन दोनों चैप्टर के अंदर समझाऊंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा चैप्टर मैंने डिजाइन करा है वो किस तरह से डिजाइन करा है। इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं कीवर्ड्स, आपको मिलेंगे हाइलाइट्स यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक एक मैं यहां बताऊंगा। इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात, मैंने इसको बनाते हुए ये ध्यान रखा है कि ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट आपके पास ये हो जाता है कि इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कहां मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं बताऊंगा। स्नाइपर शॉर्ट लेक्चर होने वाला है, यानी कि बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से और बहुत ही डेप्थ में हम इसको पढ़ेंगे। पहला देख लेते हैं, द ड्रीम। भाई कहीं भी हमें जाना हो, कुछ भी हमें करना हो, तो हम एक सपने से, एक इमेजिनेशन, एक हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। कई लोग उसको ड्रॉ करते हैं, कई लोग उसको लिख लेते हैं, जैसे डायरी लिखने वाली एक चीज है। इसी तरह से पूरी दुनिया को जो आजादी का सपना दिखाने वाले, अगर हम पहले समझे, या मानो कि फ्रांस को आजादी का सपना दिखाने वाले तस्वीर के जरिए कौन थे? फ्रेडरिक सॉरियो थे। क्या नाम है उनकी पेंटिंग का? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेडरिक सॉरियो कब बनाई ये पेंटिंग भाई इन्होंने? 1848 में। अब एक वर्ड आ जाता है आपका एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूट में से अगर हम इसको वर्ड को डिस्ट्रैक्ट करें तो आपको समझ में आएगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है भैया? ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल, कि भैया तुम ही सब कुछ हो। क्लर्जी वही, राजा वही, सब कुछ वही लोग, तुम ही विधायक, तुम ही नेता। आपने साउथ की वो मूवी का नाम सुना होगा ना, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। बिल्कुल वही यहां पर हो रहा है। देखिए समझिए, लिटरली एक गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम और सिस्टम ऑफ अ रूल दैट हैज नो रेजिस्टेंस ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड इन हिस्ट्री। द टर्म रेफर्स, कौन सा टर्म? एब्सोल्यूटिस्ट, टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। बिल्कुल यही आपकी एक एब्सोल्यूट की सबसे सुंदर और इजी टू अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन है। आ जाते हैं हम अपने दूसरे वर्ड पर, यानी कि यह है हमारा यूटोपिया। यूटोपियन लिखा हुआ है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई एजुकेशन बहुत अच्छा हो और हर तरफ भाई सबको अपने अपने रिलीजन की फ्रीडम हो, सब कुछ सब बहुत अच्छा चल रहा हो। आपकी दुनिया में क्या होगा? आपकी दुनिया में होगा कि भैया मेरे नंबर बहुत अच्छे आ गए हैं, 10th में 95 प्लस का मैं स्कोर कर चुका हूं और यहां मेरा एडमिशन हो रहा है, मुझे लोग इतना प्रेज कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा हो रही है। इसी तरह की एक यूटोपियन सोसाइटी यहां भी बनी, जहां पर सारे रिलीजन इक्वल है, सारे लोग इक्वल हैं, वन वोट, वन पर्सन वन वोट यहां पर चल रहा है। ऐसी एक सोसाइटी इन्होंने देखी है। ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल। क्या है? सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जबकि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि करा उसको जाए। यहां आप देख रहे हैं ये पेंटिंग फ्रेडरिक सॉरियो की। पेंटिंग के बारे में मैं एक अलग से शॉर्ट बना दूंगा। आगे देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेन दो चीजें, ये दो वर्ड आपको याद रख लेने हैं, ला पात्रे ले सितोयन। ला पात्रे ले सितोयन। ला पात्रे का मतलब है पितृभूमि, यानी कि हमारा पैट्रियार्की कि जैसे हम लोग यहां पर कहते हैं कि भारत, ये धरती मेरी मां है। वो सुनील शेट्टी कहते हैं ना बॉर्डर में या एलओसी कारगिल में, ये धरती मेरी मां है। भाई हां बिल्कुल, ये धरती हमारी मां है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि ये धरती, यानी कि फ्रांस की जो धरती है, वो इनके पिताओं के खून से सींची हुई है। इनके पिताओं ने उसको लड़ झगड़ के, युद्ध करके उस भूमि को अपनाया है। ला सितोयन मतलब पितृभूमि, और ला पात्रे मतलब पितृभूमि, और ले सितोयन मतलब है जनता, यानी हमारी ये धरती है। Emphasize the notion of a united country enjoying equal right under a constitution, यानी कि एक संविधान या एक रूल बुक के जरिए। ओके, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग। भाई हाँ, एक फ्रेंच फ्लैग बना, जैसे इंडिया को यूनाइट करने के लिए भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना ना, तिरंगा, उसी तरह से एक फ्रेंच फ्लैग इन लोगों ने बनाया है। ओके, द ट्राई कलर। इस चैप्टर को अगर आप डेप्थ में समझते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया भी धीरे धीरे कैसे, नेशनलिज्म इन इंडिया ने, यानी कि भारत की आजादी ने फ्रांस से बहुत सारी चीजों को सीखा।
was choose to replace the former लॉयल स्टैंडर्ड। भाई लॉयल स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि राजाओं की चल रही है, वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है। ओके, इस पॉइंट को आप समझ लेना, मैजिक ऑफ लेफ्ट। मैजिक ऑफ लेफ्ट क्या है, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है उदारता, इक्वालिटी होती है समानता, और फ्रेटर्निटी होती है बंधुत्वता। यानी लिबर्टी, सबके साथ उदारता का व्यवहार करो, किसी को मारो पीटो मत, उनके साथ भैया एक नजर से उनको देखो, वही इससे मिलता जुलता आ जाता है आपका इक्वालिटी, यानी समानता, सबके साथ समान व्यवहार करो। यहीं से एक वर्ड वो निकलता है आपका वन पर्सन वन वोट। क्लियर है। फ्रेटर्निटी है बंधुत्वता, कि चाहे वहां पे क्रिश्चियन है, अब चाहे ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, चाहे ये कैथोलिक क्रिश्चियन है, चाहे वो ज्यूस हैं, चाहे वो डचीज हैं, कोई भी है, तो उसका एक नजर से उनको देखना, यानी कि सबको बंधुत्वता के एक बंधन में बांधना। पिक्चर्स के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक और समझो, आप सबने हमेशा लाइफ में ये बिस्किट एक बार चाहे जरूर खाया है, 5 रुपए का आता है भैया, CNC। अब ये क्यों लेकर आए हो सर आप? भैया ये एक चीट कोड है फ्रेंच रेवोल्यूशन समझने के लिए, जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन की आप नींव मान सकते हो इन 3 शब्दों से, C फॉर क्लर्जी, N फॉर नोबिलिटी, और C फॉर आपका कॉमन्स। क्लर्जी वो लोग होते हैं जो राजा लोग होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो गाइड करते हैं, जो अपनी चलाते हैं, जिनके कंट्रोल में मिलिट्री होता है। नोबल्स वो होते हैं जो मिलिट्री में होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरा ताऊ विधायक है ना, मेरे मामा विधायक हैं, तो क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं नोबल हूं। और जो विधायक हैं, जो राजा हैं, वो ये लोग हैं क्लर्जी वाले, यानी कि पंडित, पादरी, बड़े प्राइस, बड़े मौलाना, ये सब लोग। आ जाते हैं कॉमन्स की तरफ। कॉमन कुल मिला के होता है एक गरीब वर्ग, एक पुअर सोसाइटी। कॉमन क्या होता है, एक पुअर सोसाइटी होती है। आगे चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इस चीज को समझ लो। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। हाउ डिड दिस कोड कंट्रीब्यूट टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी एंड द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन यूरोप। बात को समझो, आ जाते हैं आंसर की तरफ। अब ये आंसर ऐसा है कि चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा और एक आंसर भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेपोलियनिक कोड 1804, द फ्रेंच सिविल कोड भी इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ओके। एस्टैब्लिश्ड अंडर नेपोलियन इन 1804। डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमीशन ऑफ 4 एमिनेंट जस्टिस। कौन है भैया इसके अंदर बैठा हुआ, अभी बताते हैं। द कोड विद इट स्ट्रेस ऑन क्लियरली रिटन एंड एक्सेसिबल लॉ। बिल्कुल सही बात है, पूरा बताऊंगा इसके बारे में। was a major step in replacing the previous patchwork, यानी कि जो भी मोनार्कियल सिस्टम वहां चल रहा था, जो भी क्लर्जी सिस्टम वहां चल रहा था, उन सब को खत्म कर दिया। किसने? नेपोलियन ने खत्म करा। और वहां पर एक कहने को डेमोक्रेसी वहां पर स्थापित करी, जो कि पूरी तरह तो नहीं ही हुई थी। वहां के लोगों का कहना था कि नेपोलियन, हमें लगता था कि बहुत अच्छा राजा है, प्रजा की देखरेख करेगा, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन ने भी भैया अपना रंग दिखाना वहां पर शुरू कर दिया। ओके, एंड फ्यूडल लॉज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां समझ लेने हैं नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड। पहला पॉइंट है आपका एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरा पॉइंट है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। तीसरा पॉइंट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। चौथा पॉइंट है आपका एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। पांचवा पॉइंट है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। ये 5 को आपने अपने फिंगर टिप्स पर याद कर लेना है। देखो, वैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, ओके। एक्सप्लेन द सोशल कंपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। सोशल कंपोजिशन बताना है एरिस्टोक्रेसी का इन यूरोप। हाउ डिड देयर प्रिविलेजेस डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द इमर्जिंग मिडल क्लास। बात को समझे आप लोग? चलिए आंसर देख लेते हैं। आप समझो दी एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। चैप्टर भी क्लियर हो रहा है आपका इससे, और आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। भाई डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिनका प्रभुत्व बना हुआ है, जो डोमिनेट कर रहे हैं पूरी कंट्री पर, जो पूरे इलाके पर डोमिनेशन अपना जमाकर बैठे हुए हैं, वो लोग कौन है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी समझो आप इसको, या एक
लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे कहते हैं ना कि भैया वो तो बड़ा हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, ऐसे ही एरिस्टोक्रेसी भी एक लिविंग स्टैंडर्ड है। क्या कहते हैं ये? द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल मैंने वही बात करी कि कॉमन वे ऑफ लाइफ है या लिविंग स्टैंडर्ड है। ओके, जैसे गरीब का एक अपना स्टैंडर्ड होता है जीने का, तो वो गरीब कहलाता है, अमीर का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, वो अमीर कहलाता है, ऐसे ही एरिस्टोक्रेट है। ओके, वे ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट कट रीजनल डिविजन्स, दे ओन्ड एस्टेट इन कंट्रीज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दो घर होते हैं इनके, भैया पूरा का पूरा, जैसे कि भारत में अगर एरिस्टोक्रेसी हो तो मान लो कि उत्तर प्रदेश एक का है, मध्य प्रदेश एक का है। ओके, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, दे स्पोक फ्रेंच। याद रखना वो क्या बोलते हैं, जैसे हम भी लड़ाई कर रहे हैं ना, हम बोलते हैं कि इसको हिंदी को मातृभाषा बनाओ या मराठी को मातृभाषा बनाओ, तमिल को मातृभाषा बनाओ, ये है वो है, यही सब यहां पर था। और यहां पर फ्रेंच इनकी एक एरिस्टोक्रेट की लैंग्वेज थी या फिर यहां की डोमिनेंट लैंग्वेज वो थी। द टर्म लिबरलिज्म को आप समझो, लिबरलिज्म क्या होता है? उदारवाद या उदारतावाद भी इसको बोला जाता है। डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, जिसका मतलब होता है लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है भैया? आपका आजादी। क्या होता है? आजादी, मीनिंग फ्री। For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. अब ये मिडिल क्लास कौन होता है? मिडिल क्लास के अंदर भैया बीच के तबके के लोग आते हैं, जो बहुत अमीर नहीं होते, जो बहुत गरीब नहीं होते। जैसे कि आपके लॉयर, आपके मान लेते हैं हम लॉयर हुआ, हमारा स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, ये सब कौन है? हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हुए, ये सब कौन है? ये सब मिडिल क्लास लोग हैं। अच्छा, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, भैया किसने होस्ट करी थी कांग्रेस ऑफ वियना? भैया वो करी थी ड्यूक मेटरनिच ने। किसने करी थी? ड्यूक मेटरनिच ने। ओके, ऑस्ट्रियन चांसलर थे ये ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना यानी कि वियना की संधि, इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना या वियना की संधि, तीनों नाम से आपके पास आ सकता है, घबराना मत। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, कौन कौन था? ब्रैप, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, BRAP, यानी कि ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, who had collectively defeat नेपोलियन। नेपोलियन को हराने के लिए इन चारों ने अपनी ताकत लगाई और जो भी रिफॉर्म नेपोलियन ने करे थे वो सारे के सारे इन्होंने वापस शेप कर दिए। जो था पहले वही इन्होंने कर दिया, ठीक है, मोनार्की को वापस लेकर आए। The delegate drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had came about in Europe during the Napoleonic War। नेपोलियनिक वॉर के दौरान या नेपोलियन की वॉर जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि धीरे धीरे जो भी नेपोलियन ने रिफॉर्म करे हैं जिसकी वजह से ब्रैप कंट्रीज को यानी कि ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को परेशानी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, टैरिफ नहीं आ रहा है, या इनकी टेरिटरी कम होती जा रही है, उस चीज को इन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिया। ओके, यहां पर देखते हैं, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द कंजर्वेटिव रिजाइम। क्या है नेचर? किसका पता कर रहे हैं? कंजर्वेटिव रिजाइम का पता कर रहे हैं। सेट अप इन यूरोप आफ्टर 1815। अभी मैंने आपको बताया कंजर्वेटिव रिजाइम मतलब कि क्या है, वो कंजर्व भी क्या होता है? एक फिलॉसफी है, एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है सबका, उनका कंजर्वेटिव्स का, एरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव्स, ठीक है। व्हाट मेजर्स डिड दे टेक टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस? क्या है भैया, देख लेते हैं। ओके, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्या है? फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815। कब कब हुआ ये? 1814 और 1815। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। भाई हमारे पास क्या है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। ओके, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, बस थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा। दी चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। आ जाते हैं कंजर्वेटिज्म की जगह और डिटेल में समझते हैं। द पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं, फिलॉसफी है, एक दर्शन है। फिलॉसफी का मतलब होता है कि आप अगर कंजर्वेटिज्म को आपने पढ़ा तो आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी इनकी तरह जीना चाहिए। तो जो आप उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाओगे,
कि वो 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, वो ये खाते हैं, वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो इस तरह लोगों से बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका एक फिलॉसफी हो जाएगी कि आप कंजर्वेटिज्म को या किसी ऐसी चीज को जी रहे हैं। ठीक है, ओके। द इंपॉर्टेंस ऑफ tradition, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change. ओके, अब आ जाओ भैया, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ये किसका रेवोल्यूशन हुआ? लिबरल्स ने जब रेवोल्यूशन करा। लिबरल्स का मतलब आप समझो मिडिल क्लास, इसके अंदर समझ सकते हो आप, या मिडिल क्लास से भी नीचे अगर आप इनको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, पहला पॉइंट क्या है आपका? पुअर, दूसरा अनएम्प्लॉयड और तीसरा स्टर्विंग पीजेंट एंड वर्कर्स। पीजेंट होते हैं आपके किसान यानी कि कृषक। वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, ये ईयर याद रखना। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक किसने बनाया भैया? हमारे फ्रेडरिक सोरियू ने। ए रेवोल्यूशन लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। क्या है मिडिल क्लासेस के अंदर? टीचर, लॉयर, स्मॉल ट्रेडर्स हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स भी मिडिल क्लास के अंदर ही है। वाज अंडर वे इवेंट ऑफ February 1848 इन फ्रांस। दे बॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क। मोनार्क मैंने बताया पैसे वाले लोग। एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। भाई देखो क्या हुआ, नेपोलियन ने भी क्या करा था? ये जो मेल सफरेज आपने पढ़ा ना, नेपोलियन के टाइम पे भी वहां की सोसाइटी एक पित्रात्मक यानी कि पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी, है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जहां पर आदमियों की ज्यादा चलती थी, यानी कि वो वोट डाल सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं, वो बाहर जा सकते हैं, तो वो आदमियों की ज्यादा चलती थी। क्या हुआ? लीड द मूवमेंट किसने करा? लिबरल्स ने या मिडिल क्लास ने? लीड द मूवमेंट। द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 वाज मेनली लीड बाय द लिबरल मिडिल क्लास, इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर एंड बिजनेस पीपल या स्मॉल ट्रेडर्स हु बिलीव्ड इन लिबर्टी। किसमें बिलीव करते थे? लिबर्टी एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म आपका होता है राष्ट्रवाद। डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लिबरल वांटेड एन एंड टू ऑटोक्रेटिक मोनार्की एंड क्या मांगते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कौन मांगते थे? लिबरल्स मांगते थे, यानी कि संवैधानिक सरकार। द रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज के अंदर कौन कौन है इस बात को समझो। रेवोल्यूशनरीज के अंदर आपके आते हैं 3 नाम, हम यहां पर पढ़ेंगे, 3 से 4 नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम है हमारे पास जुज़ुप्पी मैज़ेनी, उसके आगे हमारे पास आते हैं गैरिबाल्डी, फिर हमारे पास है काउंट कैमिलो डी काबूर, और चौथे में अगर हमें जानना है तो हम जानेंगे किंग विक्टर इमैनुअल II को। हम पहले बात कर लेंगे हमारे जुज़ुप्पी मैज़ेनी की, जिनको हार्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है। इटालियन यूनिफिकेशन यानी कि इटली की स्वतंत्रता की आत्मा भी इनको बोला जाता है। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई। क्या नाम था सीक्रेट सोसाइटी का? यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी का नाम था। कार्बोनरी इन्होंने ज्वाइन करा। माफिया भी कहीं ना कहीं, माफिया भी एक सीक्रेट सोसाइटी ही होती थी पहले, अब तो माफिया का नाम सबको पता है। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज। क्या काम होता था इसका? जैसे कि हम कहते हैं ना कि मतलब जो भी आतंकवादी संगठन है ना, मैं उसका नाम यहां नहीं ले सकता, कि वो ट्रेन करते हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, या मानो कोई आर्मी है वो लोगों को ट्रेन कर रही है, वो एक सेना बना रही है कि वो चाइना से, पाकिस्तान से हमारी रक्षा कर सके। ऐसी बात हमने सुनी है, बिल्कुल सुनी है सर। इसी तरह से ये ट्रेन रेवोल्यूशनरीज भी एक वही चीज है, उन्हें लड़ना सिखाया जाता था, उन्हें बोलना सिखाया जाता था, उन्हें बहस करना सिखाया जाता था, या फिर अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स उन्हें सिखाई जाती थी। एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। टू बी रेवोल्यूशनरी एट द टाइम meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the किसके बाद भैया? वियना कांग्रेस। अब आप सोचोगे सर वियना कांग्रेस क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना तो सुना भी है, तो भैया हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना, वियना ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की संधि या वियना की संधि, ये सब 1815 में, ये सब आपके इसके अलग अलग नाम है, सिनोनियम्स है। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब यहां पर आ जाओ, क्या कहते हैं? वन ऑफ सच इंडिविजुअल्स वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी जुज़ुप्पी मैज़ेनी। कहां पर पैदा हुए? गुयना में पैदा हुए। भाई एनसीईआरटी में इसको 1807 भी दे रखा है। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ
कार्बोनरी। कार्बोनरी के कौन थे? कार्बोनरी के मेंबर थे। यंग इटली नाम की इन्होंने अपनी एक सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। अब आ जाओ भैया जर्मन रेवोल्यूशन की तरफ। इसके अंदर इटालियन और जर्मन रेवोल्यूशन को हम मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। आ जाओ भैया, क्या कहते हैं? आफ्टर 1848, देखो बार बार रिपीट हो रहा है 1848, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। क्या हुआ? नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड, थोड़ा आगे बढ़ा, अपनी डेमोक्रेसी से, अपनी टेरिटरी से थोड़ा आगे बढ़ा, अपने लोकतंत्र को साथ लेता हुआ। कहां गया वो? जर्मनी गया, जापान नहीं, जर्मनी गया, ठीक है, ओके। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स यानी कि राष्ट्रवाद की भावना वेर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। मोबिलाइज्ड मतलब आगे आगे बढ़ाई गई, फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, ठीक है, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यहां पर जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, आप डायरेक्ट एक एक वर्ड इसके अंदर का पढ़ा हुआ वहां लिख सकते हैं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट के सारे राजकुमार यहां इकट्ठे हुए थे। यहां आप पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपको दिखाई देने वाली ये बिल्डिंग क्या है? यह है आपका हॉल ऑफ मिरर्स। क्या है? हॉल ऑफ मिरर्स। इसके अंदर जर्मनी के राजकुमार, बाकी राजा भी हैं, और इसके अंदर ऑटो वन बिस्मार्क भी हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स। मतलब कि बहुत ज्यादा इसके अंदर ठंड थी। कौन कौन इकट्ठा हुआ इसके अंदर? जर्मनी के बाकी राजा इसके अंदर इकट्ठा हुए, ऑटो वॉन बिस्मार्क इसके अंदर इकट्ठा हुए। ये सारे लोगों ने मिलकर क्या करा? जर्मनी का यूनिफिकेशन की तैयारी कर ली, या समझो कि बात बहुत आगे बढ़ने वाली है। ओके, अब आ जाओ, विच स्टेट वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ दी जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट? कौन था भैया? प्रूशिया था, पहले से ही टिक लगा हुआ है, प्रूशिया। अब समझो, चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया इज अ डेफ किलर। अब चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया कौन है भैया? लिखा हुआ है सीधा सीधा, पीछे भी लिखा है, कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया? द डेफ किलर। डेनमार्क को उन्होंने हराया, ऑस्ट्रिया को उन्होंने हराया, और फ्रांस को भी उन्होंने हराया। अगर इस क्वेश्चन का आपको सीधा सीधा जवाब चाहिए तो आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। ओके, ऑटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, प्लेड अ की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो कौन है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, प्लेड अ की रोल ऑफ इटालियन या जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है, ओके। प्लान्ड सीरीज और केयरफुली प्लान्ड स्टेप। जी हां, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक आदमी थे ये, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अच्छा एक स्ट्रेटजी ये लोग फॉलो करते थे। कौन? हमारे बिस्मार्क। कौन सी पॉलिसी फॉलो करी इन्होंने? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी। अच्छा, यहां आ जाओ, इन 1864 ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद ऑस्ट्रिया टू डिफीट डेनमार्क एंड गेन कंट्रोल ओवर द डचीज। बात को समझे, मतलब कि 1864 में इन्होंने क्या करा? ही फॉर्म्ड एन अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, मतलब कि और लोगों को अपने साथ जोड़ा। किसके साथ जोड़ा? ऑस्ट्रिया के साथ जोड़ा। जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ जोड़ा किसने? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया को जोड़कर किस पर जीत हासिल करी? डेनमार्क पर जीत हासिल करी। और कंट्रोल किस पर पा लिया उन्होंने? डचीज ऑफ आपका स्क्वेल्सविक, ठीक है, एंड हॉलस्टेन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, ओके। लीड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन के मूवमेंट को इन्होंने लीड करा। बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, टुक चार्ज ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस आफ्टर द फेलियर ऑफ 1848 के रेवोल्यूशन में। इनकी पॉलिसी को समझ लेते हैं भैया। ये 2 बार लिखा हुआ है यहां पे, हाँ ये 2 बार लिखा हुआ है यहां पर। समझो, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इन्होंने अपनी स्पीचेस में हमेशा कहा कि बहुत लंबे लंबे भाषण देने से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है भैया। हमें हमारी जो आजादी है, जो हमारा यूनिफिकेशन है, जो हमारा फ्रीडम है, वो खून और लोहा मांगता है, ब्लड एंड आयरन वो मांगता है, ठीक है। अच्छा, वॉर विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ भी लड़े भैया ये 1866 में, ऑस्ट्रिया के साथ भी लड़ लिए। वॉर विद फ्रांस 1870 से लेकर 1871, और 1871 में इनका यूनिफिकेशन हो भी गया था। इधर आ जाओ, इनको याद करने के लिए, वैसे ये बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर अब नहीं आता है, लेकिन इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। बिग
का मतलब है आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बिग ब्रेव फाइटर लीड जर्मनी, आपको याद रखना है। ब्रेव का मतलब है बैटल विद ऑस्ट्रिया, फाइट का मतलब है फ्रांसो पर्शियन वॉर, लीड का मतलब है लीड क्या करा इन्होंने, लीड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन, और चौथा है आपका जर्मनी। क्या है, जर्मनी यूनिफाइड इन 1871 एट वर्सेल्स। क्लियर, आगे आ जाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और आ जाता है आपका, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जाहिर सी बात है ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। इन्हीं के नाम पर भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम पड़ा लौह पुरुष यानी आयरन मैन। हाउ डिड द रेवोल्यूशनरीज कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू इटली। बात को समझना और मुझे आपको समझाना है। अब आ जाओ भैया, फिर से अब हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं जूसेप्पी मैज़नी को। जूसेप्पी मैज़नी सब कुछ आपके लिए यहां पर हाईलाइटेड है, मैं बस बोलूंगा, आपको समझना है और बाद में इसको रीड कर लेना है। रेवोल्यूशनरीज लाइक जूसेप्पी मैज़नी प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना उन्होंने आगे करी। आइडियाज इन यूरोप, यूरोप में इन्होंने फैलाया। कैसे फैलाते हैं नेशनलिज्म की भावना को, संगीत के जरिए या फिर स्पीचेस के जरिए या फिर आर्टिकल्स के जरिए नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उन्होंने स्प्रेड करी। इन इटली ही फाउंडेड यंग इटली, ठीक है, इन्होंने क्या फाउंड करा, यंग इटली को फाउंड करा। सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई जिसका नाम यंग इटली है। उससे पहले ये एक मेंबर थे कार्बोनरी के, दैट एम्ड टू यूनाइट द कंट्री इनटू अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट नेशन। थ्रू किसके, राइटिंग स्पीच एंड अपराइजिंग्स। इतनी बात हुई। अब यहां पर आ जाओ, इनका साथ किस किसने दिया। मतलब जब भी हम कुछ चीज को ग्रो करते हैं या हमें आजादी चाहिए होती है, देखो हमारे पास भारत में आजादी कैसे आई, हम कुछ नाम हम अगर याद करें बहुत बेहतरीन, तो देखो हमारे पास है सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे ऐसे कई सारे लोग हमारे पास हैं। इनके पास भी हैं, लेकिन जो 3-4 नाम हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं वो कौन कौन है, जूसेप्पी मैज़नी, यहां देखोगे आप कावूर और गैरीबाल्डी, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। यंग इटली, यंग यूरोप, कामोरा, कार्बोनरी, माफिया और गैंगस्टर, ये अलग अलग तरीके के आपके रेवोल्यूशनरिज्म के ग्रुप हैं उस टाइम के। आज माफिया और गैंगस्टर को ज्यादातर लोग जानते हैं। यहां जो आप यंग इटली देख रहे हैं, इसी यंग इटली के या यंग यूरोप के ऊपर ही भारत में बनाया गया गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया। लेकिन यंग इंडिया एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ओके, यहां पर जो दिल लगाया है इसका मतलब है मैज़नी को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ या सोल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, आगे आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और एमसीक्यू और पीवाईक्यू है आपका। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या था, टू अंडो द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन। ठीक है, पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं इस बारे में, यहां पर भी समझ लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ओके, हु वाज काउंट कावूर, इनका पूरा नाम काउंट कैमिलो दी कावूर है। एक्सप्लेन हिज रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काउंट कैमिलो दी कावूर, जब जरा समझो इस बात को, काउंट कैमिलो दी कावूर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया, जिसको पिडमॉन्ट भी कहा जाता है, एंड लीडिंग फिगर इन इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट। ही वाज अ स्किल्ड डिप्लोमेट। भैया इनका दिमाग इतना तगड़ा था। क्यों था इनका दिमाग तगड़ा, मतलब तगड़ा का मतलब है बहुत तेज था इनका दिमाग। क्यों था, सीधी सी बात है, इनका दिमाग तेज था क्योंकि ये नेपोलियन के भांजे थे, उनकी बहन के बेटे थे। रोल समझते हैं इनका, मॉडर्नाइज सार्डिनिया। इनका कहना था कि अगर किसी भी कंट्री को आजादी चाहिए या और डेवलप होना है तो उसको अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मेड फ्रेंड्स विद फ्रांस, इन्होंने फ्रांस के साथ दोस्ती करी, कुछ लोगों की शादी वगैरह भी इन्होंने कराई, जिसके जरिए क्या हुआ, लोगों में एकता बढ़ी, रिश्तेदारियां बढ़ी। तो एक एक कंट्री अपने आप को यह कहने लगी कि भैया वो भी हमारे दोस्ती है, वो हमारे दामाद का शहर है, हमारे दामाद का मुल्क है, तो परेशान नहीं करना है। बट नॉर्दर्न स्टेट टुगेदर, नॉर्दर्न स्टेट्स को यानी कि आपने जो ऊपरी क्षेत्र है इनके उसको भी अपने साथ इन्होंने मिलाया। हेल्प जॉइन नॉर्थ एंड साउथ इटली, नॉर्थ इटली को और साउथ इटली को इन्होंने मिलाया। साउथ इटली में और किसका काम है, हमारे गैरीबाल्डी का काम था। ठीक है, यूनाइट इटली इन 1861, ये सारे इनके 4-5 रोल हैं। आगे आ जाते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैरीबाल्डी
इन द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, इसको भी समझेंगे, चैप्टर भी क्लियर हो रहा है और आपके पास आंसर भी आ रहा है। कंट्रीब्यूशन, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी वाज अ ब्रेव एंड पॉपुलर फ्रीडम फाइटर। भैया एक नाविक थे या किसान थे और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक आर्मी बनाई थी जिसमें सारे लोग कितने, 1000 लोग क्या थे, सब रेड शर्ट पहने हुए थे। इनका थीम मान लो या फिर एक ऐसी चीज मान लो जो इन्होंने आगे बढ़ाई, कब, 1860 में। पॉइंट नंबर 2, फॉट इन साउदर्न इटली, मतलब कि साउदर्न इटली की तरफ भी इन्होंने लड़ाई करी है। बात करी ना अभी कि कावूर ने क्या करा, नॉर्दर्न और साउदर्न इटली को मिलाया और इन्होंने किसकी तरफ से लड़ाई लड़ी, साउदर्न इटली की तरफ से, अपनी रेड शर्ट आर्मी के जरिए। फ्रीड साउदर्न इटली, भैया साउदर्न इटली क्या था, आफ्टर विनिंग ही रिमूव्ड द रूलर्स एंड फ्रीड साउदर्न इटली फ्रॉम देयर कंट्रोल, उसको मतलब आजाद कराया, फ्रीड का मतलब है करवा दिया। joined with northern Italy even though he was a strong leader, he did not want power नहीं चाहिए थी, बस देश को इन्हें आजाद कराना था। तो हमने कितने नाम पढ़े और इनको क्या बोला जाता है, देखो पीछे हमने पढ़ा है काउंट कैमिलो डी कावूर, तो कावूर को बोला जाता है ब्रेन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, इनको बोला जाता है गैरिबाल्डी को सॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इससे एमसीक्यू बनता है, जरूर याद रखना, सॉर्ड ऑफ यानी कि इटालियन यूनिफिकेशन की तलवार इनको बोला जाता है। ओके, हु वाज विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल कौन है, व्हाट वाज हिज रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्या रोल है इनका। विक्टर इमैनुअल टू वाज द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, जहां के काउंट कैमिलो डी कावूर क्या है हमारे भैया, एक मंत्री शंत्री हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंडिपेंडेंट इटालियन स्टेट इन द मिड 19th सेंचुरी। अच्छा क्या था, इटालियन उस टाइम पे ज्यादा अलग थलग नहीं थी, मतलब कि ज्यादा एक जगह नहीं थी, कोई टुकड़ा इधर, किसी का राजा कोई, किसी पर किसी की हुकूमत है ना, इन्हें उसी चीज को एक करना था। और ये उस टाइम पर इकलौते राजा हैं किसके, एक आजाद इटली के किसी एक क्षेत्र के, किसके, सार्डिनिया पिडमोंट के। रोल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इनका रोल क्या है, हमने सबका रोल समझा एक एक करके, अब इनका रोल समझते हैं। सिंबल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, यानी कि सिंबल ऑफ इटालियन यूनिटी, इटालियन में जो, इटली में जो यूनिटी हुई, जो एकता हुई, उसका एक सिंबल माने जाते हैं। मैनी पीपल इन इटली सॉ विक्टर इमैनुअल टू एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू कावूर, काउंट कैमिलो कावूर की पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो इन्होंने मानी और उनका साथ भी, पैसे में, आर्मी में, सब में साथ दिया, किसने हेल्प करी, हमारे विक्टर इमैनुअल टू ने, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सपोर्ट फॉर नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग करा। ही सपोर्टेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड वर्क क्लोजली विद हिज प्राइम मिनिस्टर काउंट कैमिलो डी कावूर। दूसरा है आपका एक्सेप्टेड गैरिबाल्डीज कॉन्क्विस्ट, गैरिबाल्डी के कॉन्क्विस्ट को भी इन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगले पर चलते हैं, ब्रिटिश नेशन। भैया पूछते हैं एग्जाम में आपसे कि ब्रिटेन में ऐसा क्या था कि भैया उसने तो किसी से लड़ाई भी नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी ब्रिटेन बना कैसे, देखो कैसे बना। द ब्रिटिश नेशन वाज नॉट फॉर्म्ड बाय अ रेवोल्यूशन लाइक फ्रांस और अमेरिका और इंडिया या किसी भी तरह से, क्योंकि इसके ऊपर किसी देश का कब्जा ही नहीं था। इंग्लैंड वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द 18th सेंचुरी, बिल्कुल सच है, ये बात याद रखना, इंग्लैंड सबसे पावरफुल था। यूनियन विद स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड को अपने साथ जोड़ा, चाहे लड़े या झगड़े कुछ भी करा। कौन सा एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ठीक है, आ जाओ। आयरलैंड वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन 1801 में। इंग्लिश कल्चर बिकेम डोमिनेंट, इंग्लिश कल्चर आप आज तक देखते हो, इंग्लिश कल्चर हमारे पास, हमारे ऊपर भी या दुनिया में हर जगह इंग्लिश कल्चर ने अपनी एक पकड़ बना रखी है। अगर आप ब्रिटेन का झंडा अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे मुल्क इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अगर आप देखो तो इंग्लैंड है ना, ये जो आप इसके अंदर ये प्लस या क्रॉस का साइन देख रहे हो, तो ये आपका क्या है, इंग्लैंड है। ये आपका रेड प्लस क्या है, इंग्लैंड है। अच्छा, अब ये क्या है आपका ब्लू वाला, एक जो ब्लू एक्स है आपका, ये क्या है, ब्लू बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट एक्स जो है, ये क्या है आपका, स्कॉटलैंड है। ठीक है, ओके। फिर आपका आयरलैंड, आपका ये रेड एक्स क्या है, ये आयरलैंड है, यानी कि किसके अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर आपका आयरलैंड। फिर है आपका टोटल क्या बनता है, यूनियन जैक, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का आपका फ्लैग बनकर रेडी होता है।
ओके गाइस, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत छोटे से में मैंने आपको ये पूरा फ्रेंच से लेके इटालियन यूनिफिकेशन तक समझाने की कोशिश की है, पूरा समझाया है। ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल को स्कैन करके मुझे मैसेज करना होगा, सर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमेशा की तरह मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।